आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा वेवी हेयर्स पर रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करके दिखाऊं। तो हम जिनके बालों पर रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं, उन्होंने 6 मंथ पहले अपने बालों में पमिंग कराई थी। इन्हीं का पमिंग का वीडियो मैंने चैनल पर डाला भी था। अब ये अपनी लुक को चेंज करना चाहती हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि अगर कोई अपने बालों में केमिकल प्रोसीजर को रिपीट कर रहा है, यानी कि अगर किसी ने अपने बालों में पहले भी रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करवाई थी या पमिंग करवाई थी, दोबारा से वो अपने बालों में रिबॉन्डिंग करवा रहा है, या किसी के बाल बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, तब आपको रिबॉन्डिंग किस तरह से करनी है कि उनके बाल बर्न ना हो और डैमेज ना। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि यदि आप रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग का प्रोसीजर एसी में या बहुत ठंडे एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ संगीता डेजी। ये रिबॉन्डिंग करने के लिए हमने ये मैट्रिक्स का रेसिस्टेंट वाली किट को यूज किया है। ये 500 ml की क्वांटिटी वाली किट है। आप चाहें तो लॉरियल का भी ले सकते हैं। जिस दिन आपको रिबॉन्डिंग करनी है उस दिन आप अपने बालों को प्लेन शैम्पू से वॉश कर लें। कोई भी कंडीशनर अपने बालों में नहीं लगाना। अब आप ड्रायर से अपने बालों को अच्छे से सुखा लें। इस वक्त आपको प्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्रायर का ही यूज करें। जब आप 6-7 महीने या साल बाद जब भी आप अपने बालों में रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर रिपीट करवाते हैं, उस वक्त आपको रिबॉन्डिंग करवाते वक्त बहुत ध्यान से रिबॉन्डिंग करवानी है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि जो आपके ऊपर के बाल हैं उन पर तो ग्रोथ हो रही होती है और नीचे के बालों पर अभी भी रिबॉन्डिंग का असर होता है। मतलब ऊपर के बाल आपके ज़्यादा हेल्दी होते हैं और नीचे के बाल आपके उतने हेल्दी नहीं होते हैं। अब इन्होंने, जिनके ऊपर हमने रिबॉन्डिंग कराई है, इन्होंने पमिंग के बाद अपने बालों में कुछ भी हेयर कलर, हाईलाइट या मेहंदी वगैरह नहीं लगाई थी, तो इनके बालों की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी। तो हमने सारे बालों के ऊपर रिबॉन्डिंग क्रीम को लगा दिया था। लेकिन यदि आपने जब पहले रिबॉन्डिंग करवाई थी उसके बाद अपने बालों पर हाइलाइट्स वगैरह भी करवाए हैं, तब आपको बहुत ध्यान से रिबॉन्डिंग को करना है। अपने बालों की पहले तो आपको हेल्थ देखनी है। यदि आपके बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है, डैमेज है, तब आपको इस तरह से पूरे बालों पर रिबॉन्डिंग क्रीम को नहीं लगाना है। तब आपको जो ऊपर से आपके बालों की ग्रोथ आ चुकी है वहीं तक, यानी कि गर्दन तक आप रिबॉन्डिंग क्रीम को लगाएंगे, और जो नीचे के बाल हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल भी रिबॉन्डिंग क्रीम को नहीं लगाएंगे। पूरे बालों के ऊपर आप गर्दन तक क्रीम को लगा देंगे। उसके बाद जब आपको लगेगा कि अब 10-15 मिनट और हमने क्रीम को बालों के ऊपर रखना है, उस वक्त आप ऊपर के बालों पे जो क्रीम लगी हुई है उसको पानी डालते हुए नीचे की लेयर पर उस क्रीम को स्प्रेड कर देंगे। उतनी ही क्रीम का जो असर है उससे आपके नीचे के बालों पर रिबॉन्डिंग हो जाएगी और बाल भी आपके डैमेज नहीं होंगे। ये आपको खास ध्यान रखना है रिबॉन्डिंग क्रीम को करते हुए, यदि आपने अपने बालों पर हाइलाइट्स वगैरह भी करवाए हैं। और अगर आपने हाइलाइट्स नहीं भी करवाए फिर भी आपके बाल हैं वो वीक हैं, तो तब भी आपको इसी तरह से सिर्फ ऊपर के बालों पर रिबॉन्डिंग क्रीम लगानी है और नीचे के बालों पर उसी क्रीम को बाद में स्प्रेड करना है, ताकि नीचे के बालों पर जो क्रीम है वो कम देर के लिए रहे।
क्रीम लगाते वक्त ऐसा नहीं कि आप एकदम से क्रीम लगाते जाएं और अपने बालों का ध्यान ना करें। अब जैसे जब हम इनके रिबॉन्डिंग क्रीम लगा रहे थे तो हमने देखा कि नीचे के जो इनके बाल थे उनका इस तरह से कलर में चेंजेस आ रहे थे। तो हमने क्या किया, रिबॉन्डिंग क्रीम लगाने के बाद लेयर्स के ऊपर इस तरह से पानी लगाया। इससे क्या होता है कि नीचे के बालों पर रिबॉन्डिंग क्रीम का जो प्रोसीजर होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्रीम की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो क्या होगा कि नीचे के बाल हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। जिस तरह से हम यहाँ पर पानी लगा रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने जब आधे बालों पर क्रीम लगाई थी, इसी तरह से पानी लगाकर उस क्रीम को नीचे की ओर स्प्रेड करना है। यहाँ पर आप एक चीज का और ध्यान करें कि यदि आप रिबॉन्डिंग को डायरेक्ट एसी में कर रहे हैं या बहुत ठंडक वाली जगह पर कर रहे हैं, उस वक्त आपने रिबॉन्डिंग क्रीम को लगाने के बाद बालों को इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल में रैप कर लें, या फिर आपके पास अगर क्लिंग शीट है उसका रोल है तो उस शीट को पूरे बालों में आगे से लेकर पीछे तक पूरे बालों में उस शीट को लगा दें। इससे क्या होगा कि जो एसी की ठंडक है वो डायरेक्ट आपके बालों पर नहीं आएगी और आपकी रिबॉन्डिंग क्रीम का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन नहीं होगा। यहाँ पर हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इस शीट को लगाया है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इतने बालों की लेंथ के लिए हमारी रिबॉन्डिंग क्रीम की इतनी क्वांटिटी यूज हुई है। यहाँ पर हमने रिबॉन्डिंग क्रीम को 40-45 मिनट तक रखा था। उसके बाद आपने प्लेन पानी से, आप अगर विंटर्स में कर रहे हैं तब आप ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं बालों को धोने के लिए। कोई भी शैम्पू हमने बालों पर नहीं लगाया। आप चाहें तो मास्क अपने बालों पर लगा सकते हैं। बालों को धोने के बाद हमने ड्रायर करना है। इस वक्त ड्रायर से आपने बालों को 80% तक सुखा लेना है। ये जो आप हॉट एंड कूल ड्रायर की हवा में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कूल और हॉट एयर है वो बाल रिबॉन्डिंग प्रोसीजर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। बालों की कूल एयर हम सिर्फ इसलिए देते हैं कि बाल हम धोकर आए हैं तो एकदम से गर्म हवा बालों को नहीं देनी चाहिए। तब आपके अगर ड्रायर में कूल एयर का नहीं ऑप्शन है तब आप कम हीट पहले बालों को दें, फिर धीरे धीरे हीट को बढ़ा सकते हैं। यदि कूल एयर वाला प्रोसीजर है तब आप बालों में थोड़ी सी देर 3-4 मिनट के लिए कूल एयर सारे बालों में पास कर दें, फिर धीरे धीरे गर्म हवा बालों में दे दें। या इसके बाद अब हम प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग आपको बालों को बहुत अच्छे से करनी है। पतली पतली लेयर लेकर पूरे बालों को आपने प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग को रोक रोक कर नहीं करना, लगातार चलाते हुए आपने बालों पर प्रेसिंग करनी है। ये जितने भी हम प्रेसिंग मशीन, ड्रायर, जो भी हमने इस वीडियो में प्रोडक्ट यूज किए हैं उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो उस लिंक से आप प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं। आप देख सकते हो कि प्रेसिंग करने के बाद इनके बालों में किस तरह से अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। किसी भी बाल के ऊपर बिल्कुल भी वेव नहीं आना चाहिए। आपको बिल्कुल तसल्ली से प्रेसिंग करनी है कि आपके पूरे बाल एकदम से बिल्कुल सीधे हो जाने चाहिए। प्रेसिंग करने के एकदम बाद आपको न्यूट्रलाइजर नहीं लगाना। अब आपको 10-15 मिनट के लिए अपने बालों को छोड़ देना है कि आपके जो बाल हैं एकदम से ठंडे हो जाएं। ये जब हमारे बाल बिल्कुल ठंडे हो गए उसके बाद हमने ये न्यूट्रलाइजर को लगाना शुरू किया है। न्यूट्रलाइजर क्रीम को वैसे तो आप रूट्स को छोड़कर लगाएं, लेकिन यदि थोड़ी बहुत वो
लग भी जाती है तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है। न्यूट्रलाइजर आपके पूरे बालों में अच्छे से लगना चाहिए। न्यूट्रलाइजर का काम होता है कि जो हमने बालों के बॉन्ड को तोड़कर एक नई शेप दी है, उस शेप को वो सील करता है। यदि आपने बालों में न्यूट्रलाइजर नहीं लगाओगे तो फिर धोने के बाद आपके बालों में दोबारा से वेव आ जाएगा, आपके बाल स्ट्रेट नहीं रहेंगे। इसलिए न्यूट्रलाइजर लगाना बहुत जरूरी है। जब पूरे बालों में न्यूट्रलाइजर लग जाए उसके बाद आपने न्यूट्रलाइजर को 10-15 मिनट तक बालों पर छोड़ना है। इसके बाद बालों को प्लेन पानी से वॉश करना है। आप चाहें तो ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं। बालों को धोने के बाद जब आप कॉम्ब करते हो, इस तरह से कॉम्ब को आप चेक कर ले कि उसके दांतों में कहीं क्रीम तो नहीं फंस रही है। अगर क्रीम नहीं आ रही है इसका मतलब आपके बाल अच्छे से धुले हैं, और अदरवाइज अगर क्रीम आए कॉम्ब के दांतों में तब आपको दोबारा से अपने बालों को वॉश कर लेना चाहिए। इसके बाद हमने अपने बालों को बिल्कुल अच्छे से 100% तक सुखाना है। पहले हमने अपने बालों को ड्रायर से सुखा रहे हैं। इस वक्त वही पहले हमने बालों को कूल हवा दी है 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद हमने हॉट एयर बालों पर दे रहे हैं। जब हमारे बाल सेमी ड्राई हो गए तो हमने ये सीरम, मैट्रिक्स का सीरम बालों पर लगाया है। सीरम एक तो बालों को डायरेक्ट हीट से प्रोटेक्ट करता है, दूसरा बालों को एक शाइन लुक दे देता है। इसके बाद 80% तक हम अपने बालों को ड्रायर से सुखाएंगे। प्रेसिंग करने से पहले भी हमने बालों पर ये सीरम लगाया है। 3 दिन तक आपने बालों को केयर करना है। आपके बाल बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए, आपके बालों पर कोई पसीना वगैरह नहीं आना चाहिए। कान के पीछे बालों को नहीं लेके जाना। सोते समय बाल अपने पलंग के नीचे पीछे की तरफ गिराकर सोएं। बालों को नहीं बांधना। इसके बाद आप जब भी अपने बालों को शैम्पू करेंगे, आपने मैट्रिक्स का ये ऑप्टी केयर वाला शैम्पू यूज करना है, और ये ऑप्टी केयर वाला ही मास्क अपने बालों पर लगाना है, और ये वाला ऑप्टी केयर वाला सीरम ही अपने बालों में लगाना है। लेकिन यदि आपने लॉरियल के प्रोडक्ट से रिबॉन्डिंग करी है तब आप आफ्टर केयर में भी लॉरियल का ही शैम्पू और मास्क यूज करेंगे। ये जो भी प्रोडक्ट आपने आफ्टर केयर में शैम्पू और मास्क यूज करना है उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इनका रिबॉन्डिंग करने के बाद बालों का लुक एकदम से चेंज हो गया है। पहले इनके बाल कितने वेवी थे और अब इनके बाल एकदम से स्ट्रेट हो गए हैं। उम्मीद है आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो इस वीडियो से सॉल्व हो गई होंगी। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन भी जरूर दबा दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। लास्ट में भी जब प्रेसिंग हमारी कंप्लीट हो गई फिर हम एक बार दोबारा से बालों के ऊपर सीरम लगा रहे हैं। चैनल पर रिबॉन्डिंग की ये 4th वीडियो है। यदि आप रिबॉन्डिंग की ये चारों वीडियो देख लेते हैं, आप रिबॉन्डिंग करने में एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे। आप किसी भी तरह के बालों को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ संगीता डेजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।